हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने सीटेट के कई सब्जेक्ट्स की बात करी है, आज मैं आपसे सबसे पहला जो सब्जेक्ट है जिसकी मैं सबसे बाद में बात करने जा रही हूँ, क्योंकि मैंने आप लोगों को सबसे पहले ऐसे सब्जेक्ट से टच कराया जिससे आप पहले से अवेयर थे। लेकिन ये सब्जेक्ट आप सभी के लिए, किसी ने डीएलएड किया है, किसी ने बीएड किया है, ये सबके लिए अननोन है। तो हम इसको बताएंगे कि इसे हमें कैसे प्रिपेयर करना है, क्योंकि मोस्टली बच्चे कहेंगे किसी का मैथ्स अच्छा होता है तो किसी की एसएसटी अच्छी होती है, लेकिन ये जो सब्जेक्ट होता है ये सबके लिए अलग है। तो यहाँ पर आपको पहला सब्जेक्ट है, चाहे प्राइमरी हो या जूनियर हो, दोनों के लिए है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, पेडालॉजी इसमें है। तो इसमें हम आपको बताएंगे, इसके लिए मैंने लिया था, ये बुक है दीपक सिंह राजपूत की, आप नोट डाउन कर लीजिएगा, दीपक सिंह राजपूत की है, ये उन्होंने खुद लिखी है। इन्होंने कई सारी बुक्स को पढ़ी है, फिर ये बुक लिखी है। ये मुझे कुछ फ्रेंड सर्कल पे मुझे पता चली थी। तो फिर पहले तो अगर आपको कोई चीज़ कोई बताता है तो आपको लगता है कि अरे ऐसे ही होगा, लेकिन जब मैंने ये बुक ली तो मुझे ये जो इनका हस्तलिखित नोट्स है ये बहुत अच्छा है। ये इतने मोटे पे ना जाइए, आपको पूरा नहीं पढ़ना है, लेकिन हाँ ये भी नहीं है कि ये पूरा आपके लिए वेस्ट जाएगा, मैं पूरा क्यों लूँ, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें मैं बताती हूँ, ये आपके 1 to 5 और 6 to 8 दोनों के लिए है। अब आपको लगेगा आप अदर बुक लेंगे इतनी पतली, 5th तक के लिए, इतनी 8th तक के लिए, लेकिन ये संपूर्ण है। और ये सिर्फ एक चीज के लिए नहीं है, ये आप चाहे सीटेट दें या DSSB दिल्ली का जो एग्जाम होता है वो दें, या अदर जितने भी राज्य हैं उनके टेट के लिए भी ये नोट्स संपूर्ण है। इसमें कोई करंट अफेयर का कोई वो नहीं है कि ये एग्जाम इसलिए बिजी हो जाता है क्योंकि करंट अफेयर्स का इसमें कोई रोल नहीं है, क्योंकि करंट अफेयर्स हमेशा चेंज होता रहता है। इसमें तो है कि आपने एक बार पढ़ लिया, बार बार पढ़ लिया, वही सारी चीजें आनी है, बस थोड़ी सी आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग इसमें बनानी है। लेकिन हाँ, इसमें जो पूरा इसमें ये मतलब कंटेंट दिया हुआ है वो पूरा कंटेंट आपको नहीं पढ़ना। मैं आपको सीटेट की उसमें बताती हूँ कि क्योंकि आप एग्जाम सीटेट देने जा रहे हैं तो उसके लिए आपको क्या क्या चीज इसमें पढ़नी है, क्योंकि सब लोग को लगता है कि टेट सीटेट एक है, बाल विकास शिक्षा शास्त्र एक है, तो एक नहीं है, सब चीजें अलग अलग है। कुछ चीजें हैं कि उसमें भी आनी है, टेट में भी आनी है, कुछ चीजें सीटेट में भी आनी है, तो कुछ टॉपिक सेम हो जाते हैं, अदरवाइज काफी डिफरेंसेस हैं। तो सबसे पहले आपको जब ये आप इसको परचेज कर लेंगे, मैं इनका नंबर भी आपको बता रही हूँ, आप पहले अगर आप लेना चाहते हैं तो ये है ललितपुर के हैं, ये इनका नंबर है 8756277292, ये इनका व्हाट्सएप नंबर है। आप इनसे व्हाट्सएप पे या डायरेक्ट कॉल करके आप जैसे भी आप लेना चाहें इसको आप परचेज कर सकते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगी, इसमें मैंने कुछ मेंशन कर दिए थे टॉपिक्स की, कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले आपको मनोविज्ञान का अर्थ, परिभाषा एवं प्रकृति पढ़नी है। एक बात मैं और कहना चाहूंगी, बाल विकास एवं जो इसका शिक्षा शास्त्र है, क्योंकि गणित का शिक्षा शास्त्र अलग था, हिंदी का अलग था, हर सब्जेक्ट का अलग था, लेकिन ये एक सब्जेक्ट ऐसा है, ये एक सब्जेक्ट एक पेड़ की तरह है और इससे सारी शाखाएं निकली हुई हैं। तो यहाँ पर जितने भी आप नियम पढ़ेंगे, जैसे मैं आगे आपको कुछ सिद्धांत और नियम बताऊंगी कि ये है, तो ये सारे नियम जब आप इसको पढ़ लेंगे तो वो हर सब्जेक्ट, जो आपके अदर 4 सब्जेक्ट है वहां पर एप्लीकेबल होंगे। तो इसके लिए आपको कैसे पढ़ना है मैं बता रही हूँ। सबसे पहले आपको मनोविज्ञान का अर्थ, परिभाषा एवं प्रकृति, ये वाला टॉपिक आपको पढ़ना है। फिर मनोविज्ञान की संप्रदाय, मनोविज्ञान के जो संप्रदाय है ये इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको मोस्टली बच्चे छोड़ देते हैं, जबकि यहाँ से हर जो आपके 5 सब्जेक्ट से प्राइमरी में है और जो जूनियर में सब्जेक्ट है, यहाँ से जरूर क्वेश्चन आता है संप्रदाय से। इसमें संप्रदाय में क्या है कि इसमें सबकी अपनी अपनी चीजें बताई गई हैं कि किसके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, व्यवहारवाद, प्रकारवाद, मनोविज्ञान, ये सारी चीजें इसमें, संप्रदायवाद, मानवतावाद, ये सारी चीज इसमें मेंशन करी गई हैं। फिर उसके बाद आपका आता है शिक्षा मनोविज्ञान। जब आपको पता है कि जो आप सीटेट का एग्जाम देने जा रहे हैं वो पूरा शिक्षा और बाल विकास शिक्षा शास्त्र पूछा जा रहा, तो शिक्षा का मनोविज्ञान भी जरूरी है। मनोविज्ञान क्या है, जैसे मैं हूँ, मुझे देख के आप जज कर रहे हो, मेरे एक्सप्रेशन से देख के आप चीजों को समझ पा रहे हैं, तो वही चीजें कि जब आप शिक्षण करने जा रहे हैं तो उसका भी एक मनोविज्ञान है, जिस बालक को पढ़ाने जा रहे हैं तो उसका भी एक मनोविज्ञान है। यहाँ पर बाल विकास में आपको पढ़ना है वंशानुक्रम एवं वातावरण,
वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं होगा सीटेट का जिसमें ये यहाँ से क्वेश्चन नहीं आया होगा, क्योंकि जो बच्चे की प्रगति है, जो बच्चे का प्रोग्रेस है, जो बच्चे का विकास है, वो आपके वंशानुक्रम और वातावरण में उसका प्रभाव पड़ता है, इसका गुणनफल है। ये बहुत पूछा जाता है, वुडवर्थ ने इनको कहा था वंशानुक्रम एवं वातावरण का गुणनफल है। क्योंकि बच्चा अगर इंग्लैंड में पैदा होता है तो वहाँ की बोल भाषा सीख जाता है, वहाँ का रहन सहन सीख जाता है। कोई मुस्लिम है तो उसका रहन सहन, कोई जैन धर्म से है, कोई बौद्ध धर्म से है, तो क्या है, उसके वंशानुक्रम का प्रभाव पड़ता है और उसके वातावरण का प्रभाव पड़ता है। अगर कोई किसान का बच्चा है, ठीक है, वो इंजीनियर बन गया, लेकिन उसको किसानी सिखानी नहीं पड़ती क्योंकि वो किसानी की चीजें देख रहा होता है बचपन से। यदि किसी के पिता डॉक्टर हैं तो उसको डॉक्टर की चीजें नहीं सिखानी पड़ती, उसको डॉक्टर की चीजें इसलिए नहीं सिखानी पड़ती क्योंकि वो बचपन से डॉक्टर की चीजें देख रहा होता है। अगर किसी के पेरेंट्स बिजनेसमैन है तो उसको बिजनेस की चीजें, बेसिक चीजें नहीं सिखानी पड़ती क्योंकि वो बेसिक चीजें वहां पे देख रहा है। तो वातावरण का इफेक्ट बहुत ज्यादा इसमें पड़ता है। तो एक यहाँ से क्वेश्चन आपका बहुत आना है। फिर दूसरा क्वेश्चन वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है अभिवृद्धि एवं विकास। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या है? ग्रोथ एक निश्चित सीमा तक होती है। ग्रोथ का मतलब है कि जब बच्चा जन्म लेता है तो उसका कुछ वजन एक फिक्स कर दिया गया कि इतना वजन का बच्चा होना जरूरी है, नहीं तो उसको कुपोषित माना जाएगा या फिर वो किसी न किसी बीमारी से ग्रसित हो जाएगा। या फिर बच्चा अगर 10 साल का है तो उसका भी एक वजन निर्धारित कर दिया गया है, उसकी एक लंबाई निर्धारित कर दी गई कि कम से कम ये अगर इस एज का बच्चा है, 10 साल का है, तो उसकी कुछ इसका इतना वजन होना चाहिए और इसकी कम से कम लगभग आगे पीछे कुछ लंबाई होनी चाहिए जितनी भी निर्धारित करी गई है। या फिर अगर 23 साल का बच्चा है तो उसके लिए भी कुछ चीजें निर्धारित कर दी गई हैं। तो जैसे आपकी जो लंबाई है वो हर उम्र तक तो बढ़ती नहीं रहती कि आप 55 ईयर्स ओल्ड हो गए और आपकी लंबाई अभी भी बढ़ती जा रही है। तो जो अभिवृद्धि होती है या फिर आपकी जैसे रटने की जो क्षमता होती है वो भी एक निर्धारित सीमा तक होती है कि 18 ईयर्स तक आप कोई चीज रट सकते हैं। 18 ईयर्स से ओवर हुए तो आप सिर्फ समझ सकते हैं, आपकी रटने की क्षमता कम हो जाती है। तो अभिवृद्धि जो होती है वो सीमित होती है, वो एक निश्चित सीमा तक होती है, जबकि विकास आपका हमेशा होता रहता है। जन्म से मृत्यु जब तक नहीं हो जाती तब तक आपका विकास होता रहता है, क्योंकि विकास मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होती है। अगर आप रट नहीं पा रहे हैं तो आप समझ तो पा रहे हैं ना, आप कहते नहीं हो कि बड़ों से अनुभव लेने जा रहे हैं, बड़ों से अनुभव लेने जा रहे हैं। तो जो विकास होता है वो जीवन पर्यंत चलता रहता है, जबकि जो अभिवृद्धि होती है वो एक निश्चित सीमा तक होती है और विकास मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होता है। जबकि जो आप फिर उसके बाद आप नेक्स्ट टॉपिक पढ़ें, आपका नेक्स्ट टॉपिक होगा विकास की अवस्थाएं। विकास की अवस्थाओं से आशय ये है कि जो बच्चा जन्म लेता है वो जन्म से 2 इयर्स का बच्चा है तो उसकी विकास की अवस्थाएं अलग अलग हैं। उसको आप क्या सिखाएंगे? वो जब रोता है तो रोने से ही वो अपनी इच्छाएं प्रकट करता है कि उसको भूख लगी है, कि उसे प्यास लगी, कि उसे नींद लगी है। वो अपनी इच्छाओं को, अपने संवेगों को प्रकट करता है। फिर जब वो 2 से 5 इयर्स का बच्चा हो जाता है तो उसकी विकास की अवस्थाएं अलग हो जाती है, उसकी आवश्यकताएं अलग हो जाती हैं। फिर उसके बाद अगर वो 5 से 10 साल का बच्चा है तो उसकी आवश्यकताएं अलग होंगी। अगर 11 से 16 साल तक का बच्चा, उसकी अवस्थाएं अलग होंगी, क्योंकि शरीर में अगर चेंजमेंट हो रहे हैं तो उनकी रिक्वायरमेंट भी ज्यादा होंगी और रिक्वायरमेंट अलग अलग होंगी। तो विकास के संसाधन और अवस्थाएं अलग होंगी, वो अलग तरह से सोचेगा। अगर आप कोई अभी यहाँ पर कुछ नियम भी बताए जाएंगे। फिर चलिए इसमें अवस्थाओं में जैसे शैशवावस्था, जिनको इन्फेंसी बोलेंगे, बाल्यावस्था, एडोलसेंस और किशोरावस्था। आपकी बाल्यावस्था मैं भूल रही हूँ, इसको पता नहीं क्या कहते हैं, बाल्यावस्था। फिर किशोरावस्था आती है आपकी अर्ली चाइल्डहुड इसमें आती है और एडोलसेंस किशोरावस्था में आती है। फिर आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है कोहल वर्ग। ये एक मनोवैज्ञानिक है। कोहल वर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत। हर कोई जब भी बच्चा बड़ा होता है, मतलब जन्म लेता है, उसके बाद जो भी आप उसको कोई चीज सिखाते हैं तो हर टाइम उसमें नैतिकता का ही विकास आप करना चाहते हैं। तो सबसे पहले आपको कोहल वर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत पढ़ना है, क्योंकि इसमें कोहल वर्ग ने कुछ स्टेजेस बताई हैं। जैसे यहाँ पर 1 सेकेंड,
जैसे यहाँ पर कोहल वर्ग ने अपनी 3 लेवल्स एंड 6 स्टेजेस बताई हैं, जिसपे यहाँ से क्वेश्चन बहुत आता है, क्योंकि यहाँ पर बच्चे भूल जाते हैं लेवल्स को हिंदी में क्या कहते हैं, स्टेजेस को क्या कहते हैं। तो आप इंग्लिश में ही याद कर लीजिए, क्योंकि हिंदी यहाँ की क्रिटिकल होती है। हाँ, फिर यहाँ पर एक क्वेश्चन आएगा कि जैसे मैंने हिंदी में पढ़ा है और वहाँ पर मैं क्वेश्चन में हिंदी लैंग्वेज चूज करूंगा, सॉरी मतलब जो क्वेश्चन का पैटर्न रहेगा वो आप हिंदी चूज करेंगे। बाय द वे आपको हिंदी नहीं समझ में आ रही तो आप इंग्लिश वाला पोर्शन देखना चाहते हैं, तो जो भी आपकी स्क्रीन में सिर्फ एक क्वेश्चन खुल के आएगा और उसी के ऑप्शंस खुल के आएंगे, तो आप क्या करेंगे, एक आपके राइट साइड पे एक आइकन बना होगा, आई करके ऐसे करके, तो आप उसको क्लिक करेंगे माउस से। जैसे ही क्लिक करेंगे तो उसमें लैंग्वेज आएगी हिंदी और इंग्लिश, तो आप इंग्लिश में क्लिक करेंगे तो वो आपका क्वेश्चन इंग्लिश में आ जाएगा और आप उसको देख लेंगे। तो जैसे ये अवस्थाएं और स्तर इनको बोलते हैं, जो आपके लेवल्स होते हैं उनको स्तर बोलते हैं, तो हिंदी में उसको कुछ और बोल देते हैं। और स्टेजेस को यहाँ अवस्थाएं बोलते हैं। तो अवस्थाओं को भी कुछ कभी कभी पैटर्न को जो एग्जाम उसे टफ बनाने के लिए अलग अलग लैंग्वेज का यूज करते हैं, लेकिन इंग्लिश कभी नहीं चेंज करते। तो आपको अभी से दिमाग में बिठा के रखना है कि कोहल वर्ग ने किस चीज का सिद्धांत दिया है, नैतिक विकास का सिद्धांत। कोहल वर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया। इससे अलग अलग तरीके से ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया है, कोहल वर्ग ने, या फिर कोहल वर्ग ने किस चीज का दिया है, तो नैतिक विकास का। तो पूछने का तरीका अलग अलग है। फिर इसमें यह भी पूछ सकता है कि इसमें कितने स्टेजेस हैं और कितने लेवल्स हैं। तो इसमें 3 स्टेजेस, 3 लेवल है, 3 लेवल आप याद कर लीजिएगा, 6 स्टेजेस हैं। और फर्स्ट लेवल जो है उसकी 2 स्टेजेस है, सेकंड जो लेवल है उसकी 2 स्टेजेस, जो थर्ड लेवल है उसकी भी 2 स्टेजेस है। तो यहाँ पर जैसे इन्होंने बता दिया कि जो आपकी पहली जो स्टेज या पहला जो लेवल है उसकी जो 2 स्टेजेस है, तो उनको 2 भागों में बांटा गया है। एक को बोला गया है प्री कन्वेंशनल स्टेज और सेकेंड को बोला गया है पोस्ट कन्वेंशनल एज। तो वहां पर बताया गया, जैसे उनकी एज भी निर्धारित कर दी गई कि 3 to 9 ईयर्स ओल्ड आपका प्री कन्वेंशनल स्टेजेस में आएगा। फिर आपका दूसरा जो आएगा वो पोस्ट में आएगा। तो यहाँ पर बच्चा कैसे, जो जैसे 3 से 9 साल का बच्चा है, अगर यहाँ पर एक कहानी बताई गई है, एक हाइजेनबर्ग है, हाइजेनबर्ग की पत्नी बीमार हो जाती है और वो मेडिकल स्टोर दवा लेने जाते हैं। और जब वो दवा लेने जाते हैं तो उनको मेडिकल स्टोर वाला दवा देता नहीं है किसी भी कंडीशन में। पहले वो बहाने बनाता है कि महंगी दवा है, और वहाँ जो उसकी पत्नी है वो बिल्कुल मरने के कगार में है कि वो मर सकती है और अभी ज़्यादा एज भी नहीं है। तो वो अपनी पत्नी को बचाने के लिए जब उसकी दुकान मेडिकल स्टोर की बंद हो जाती है तो वो जाकर चोरी कर लेता है। अब अगर मैं 3 से 9 इयर्स के बच्चे को पूछूंगी कि चोरी करना, क्या हाइजन ने चोरी सही की, तो उसको तो ये चीज बता दी गई ना, चोरी करना गलत बात है, तो कहेगा कि नहीं, चोरी करना बिल्कुल गलत है। तो यहाँ पर क्वेश्चन यहीं से पुटअप होगा कि यदि हाइजन ने अपनी पत्नी को बचाने के लिए चोरी करी तो जो 3 से 6 इयर्स का बच्चा या 9 इयर्स का बच्चा उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, तो वो तो यही बोलेगा कि उसको दंड देना चाहिए। तो इस तरह यहाँ पर पूछा जाएगा। फिर उसके बाद अगर आपसे पूछा जाएगा जो मतलब हम लोग की एज का, तो नहीं, हाँ सही है कि उसने ठीक किया है। तो इसमें कई सारी स्टेजेस बताएंगे, जब आप पढ़ेंगे तो इसमें समझ में आएगा। मैं मोटा मोटा अभी इसमें मेंशन कर दे दूँ कि आपको किस तरह पढ़ना है। फिर उसके बाद यहाँ पे एरिक्सन का मनोसामाजिक सिद्धांत आता है। जैसे ही आप उसको, बच्चा जब छोटा होता है तो घर के अंदर होता है, 5 इयर्स का होता है, 4 इयर्स का होता है, फिर वो धीरे धीरे समाज में जाने लगता है, अपने हम उम्र के बच्चों के साथ खेलने लगता है, तो फिर उसमें कुछ कुछ सामाजिक गुण भी आने लगता है। उसमें जैसे चोरी करना भी सीख जाएगा, दोस्ती करना भी सीख जाएगा, एक दूसरे के दुख समझना भी सीख जाएगा। उनके मम्मी ऐसी कह रही थी, उनके पापा ऐसे कह रहे थे, उनके घर पे ऐसे रहा जाता है, उनके घर पे वैसे रहा जाता है, तो ऐसे उसके कुछ मनोसामाजिक सिद्धांत आ जाते हैं। फिर बच्चे के अंदर संवेग आते हैं। संवेग जब बच्चा जन्म लेता है तभी से संवेग आ जाते हैं, लेकिन जो छोटे बच्चे होते हैं, 0 से 2 इयर्स ओल्ड बच्चे होते हैं, उनके अंदर संवेग ज्यादा नहीं होता। रोना, रो के, हंस के, ऐसे ही थोड़ा बहुत वो प्रेजेंट करते हैं। छोटी छोटी चीज में सो जाएंगे, फिर उठ जाएंगे, फिर रो देंगे। और उनके संवेग जो होते हैं वो बहुत टाइम के लिए नहीं होते हैं, वो फिर थोड़े टाइम के लिए होते हैं। फिर उसके बाद वो क्या पता भी रो रहा, फिर यही करने लगा। तो उसमें क्या है, संवेग उसके आते जाते रहते हैं। और जब हम लोग बड़े हो जाते हैं तो हमारे अंदर क्रोध आ जाता है, प्रेम की भावना आ जाती है, घृणा की भावना आ जाती है, ईर्ष्या की भावना आ जाती है। तो ये सारी जो भावनाएं होती हैं, ये संवेग होता है। संवेग का टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, टेट के लेवल से भी, सीटेट के लेवल से भी।
फिर उसके बाद यहाँ पर आता है वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट आता है भाषा विकास। भाषा विकास मोस्टली इम्पॉर्टेंट है हिंदी और इंग्लिश के लिए। जब आप यहाँ पर पढ़ लेंगे भाषा विकास तो इसका एप्लीकेशन आप हिंदी लैंग्वेज पे, इंग्लिश लैंग्वेज पे और संस्कृत लैंग्वेज पे करेंगे। तो यहाँ पे भाषा टॉपिक आपको भाषा विकास जरूर पढ़ना है। भाषा के विकास में यहाँ पर एक वैज्ञानिक हुए हैं जिन्होंने लैड की बात करी है, मुझे उनका एग्जैक्ट नाम याद आ रहा है। लैड का मतलब होता है लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस का मतलब होता है कि जैसे किसी बच्चे ने अमेरिका में जन्म लिया तो इंडियंस हैं हम लोग और हम जाके अमेरिका में शिफ्ट हो जा रहे हैं, वहाँ पे किसी बच्चे ने जन्म लिया तो वो भी, उसकी भी रिक्वायर है पानी की कि मुझे पानी चाहिए। और जो इंडिया पे बच्चा पैदा हुआ है एक गांव में, उसकी भी रिक्वायरमेंट है पानी की। लेकिन वो पानी किस तरह मांगता है, वाटर कह के मांगता है, पानी कह के मांगता है, वो अपनी लैंग्वेज पे बोलता है और माँ समझ जाती, चाहे वो रो के बोले या फिर जैसे मैं इतनी बड़ी हूँ, मैं अपने शब्दों में ग्रामेटिकली सही करके बोलूँ लेकिन बोल तो रही हूँ ना। या फिर जो एक मनुष्य का बच्चा है तो अब ये तो है नहीं कि मनुष्य का बच्चा जन्म लेगा तो वो बंदर की आवाज बोलने लगे या गाय की आवाज बोलने लगे या सांप की आवाज बोलने लगे, तो ऐसा तो नहीं है। तो इन्होंने कहा कि हर जो चाहे जानवर का बच्चा हो, चाहे मनुष्य का बच्चा हो या इंग्लैंड का बच्चा हो, अमेरिका का बच्चा हो, फ्रांस का बच्चा हो, इंडिया का बच्चा हो, हर किसी बच्चे के अंदर एक लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस पाई जाती है जिससे वो हर चीज को समझ पाता है। अगर मनुष्य का बच्चा जन्म लेता है तो ऐसा तो है नहीं कि वो मनुष्य की लैंग्वेज पे नहीं बोलता है, मनुष्य की ही लैंग्वेज बोलेगा। फिर वो कितनी भी ग्रामेटिकली करके बोले या कुछ भी, लेकिन वो जो उसके मुख से ध्वनि निकलेगी, उच्चारण निकलेगा, वो आपका यही निकलेगा, मनुष्य का ही निकलेगा। तो यहाँ पर लैड के बारे में जोरदार बोला गया है। लैड का कभी कभी फुल फॉर्म पूछ लेता है, इनके मनोवैज्ञानिक पूछ लेता है, और भाषा का किस तरह विकास होता है यहाँ पर ये पूछ लेता है। फिर आपको अधिगम आता है जिसको हम लोग लर्निंग कहते हैं। लर्निंग यहाँ पर क्या क्या है, लर्निंग का मतलब है कि जैसे कभी कभी आप लोग पढ़ाई करते हैं और पढ़ाई करते करते आप बोर हो जाते हैं, तो कभी कभी क्या है कि आप पढ़ते जा रहे हो, फिर आपका क्या बनता है, आपका एक यहाँ पर एक टॉपिक दिया होगा वक्र, जिसे हम कर्व बोलते हैं। तो कर्व कभी कभी आपका सीधा बनेगा, कभी कभी डाउन बनेगा, कभी कभी अप को बनेगा। तो यहाँ पर ये दिखाया जा रहा है कि हर बच्चे की कैपेसिटी अलग होती है। आप पढ़ते पढ़ते किसी काम पे बोर हो जाते तो पहले तो आप पढ़ते पढ़ते प्रोग्रेस हो जाएंगे, लेकिन कभी कभी आप डाउन हो रहे, कोई चीज या तो आपको वो टफ लग रही है, ये तो वो आप जैसे आप अभी पढ़ रहे हो तो आप ये सिलेबस 3 महीने में खत्म कर पा रहे हो, लेकिन जब एग्जाम होते हो तो क्या पता आप एक ही दिन में 5 सब्जेक्ट पढ़ के रख देते हैं। तो इसका मतलब है कि इसी को वक्र कहते हैं। जब आप किसी काम को बार बार करते हैं तो आप उस काम के हैबिचुअल हो जाते हैं और आपको कम टाइम लगता है और ज्यादा रिस्पॉन्स देते हैं, आपकी ज्यादा अंडरस्टैंडिंग बनती है। जबकि कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जब आप स्टार्टिंग में कोई काम स्टार्ट करते हैं तो आपको टायर्डनेस भी बहुत आएगी, बोरिंग भी बहुत आएगा, तो आपका वक्र घटता है। तो यहाँ पर ये सारी चीजें बताई गई हैं। फिर है अधिगम के स्थानांतरण एवं प्रकार। यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है, 5 सब्जेक्ट में कहीं से भी आ जाएगा। अधिगम के स्थानांतरण का मतलब है कि जैसे आपको किसी ने राइट हैंड का प्रयोग करना सिखा दिया तो आप लेफ्ट हैंड का प्रयोग करना सीख जाते हैं। अगर आपने बाइसिकल मतलब साइकिल आपने सीख ली